My dear students, dear friends, and dear brothers and sisters, once again I welcome to all of you in Dr. यश चंद्रा ऑनलाइन क्लासेस फॉर एजुकेशन। मेरे प्रिय विद्यार्थियों, प्यारे भाइयों और बहनों, प्यारे साथियों, प्यारे मित्रों, मैं आप सभी लोगों का एक बार फिर से डॉक्टर यश चंद्रा ऑनलाइन क्लासेस फॉर एजुकेशन में स्वागत करता हूं। आप सभी का हार्दिक स्वागत है, हार्दिक अभिनंदन। प्रिय विद्यार्थियों, पंडित दीनदयाल उपाध्याय गोरखपुर विश्वविद्यालय गोरखपुर के जो बीएड प्रथम सेमेस्टर के विद्यार्थी हैं, उनके लिए जो प्रथम सेमेस्टर का एग्जाम हुआ है सत्र 2022-23 का, और उसमें जो आपका पेपर है एक कंपलसरी पेपर एजू बीएड 104 और कोर्स का नाम है कंटेम्प्रेरी इंडिया एंड एजुकेशन या समसामयिक भारत और शिक्षा। इसका जो पेपर हुआ था 25 फरवरी 2023 को हुआ था, और इसमें दो सेक्शन में क्वेश्चंस पूछे गए थे। एक सेक्शन ए था डिस्क्रिप्टिव और दूसरा था सेक्शन बी ऑब्जेक्टिव। डिस्क्रिप्टिव या व्याख्यात्मक में कुछ प्रश्न दिए गए थे, उनको लिखना था, उसका उत्तर लिखना था, और जो सेक्शन बी था ऑब्जेक्टिव में, बहुविकल्पी में कुछ ऑब्जेक्टिव प्रश्न दिए गए थे जिसका आंसर आपको ओएमआर पर देना था। तो आज की क्लास में इस वीडियो में हम लोग देखेंगे कि 25 फरवरी 2023 को जो पेपर हुआ था उस पेपर में डिस्क्रिप्टिव या व्याख्यात्मक में कौन कौन से प्रश्न आए थे और ऑब्जेक्टिव में या बहुविकल्पी में कौन कौन से प्रश्न आए थे, और उन प्रश्नों को हम सॉल्व करने का प्रयास करेंगे, उनका हम आंसर देने का प्रयास आज की क्लास में इस वीडियो में करेंगे। आज की क्लास को स्टार्ट करते हैं, और आज हम सबसे पहले देखेंगे सेक्शन ए या डिस्क्रिप्टिव वाले पोर्शन में खंड आ या व्याख्यात्मक में कौन कौन से प्रश्न आपके एग्जाम में आए थे 25 फरवरी 2023 को जो पेपर हुआ था, परीक्षा हुई थी। आपके स्क्रीन पर देखिए पेपर आ चुका है। सेक्शन ए व्याख्यात्मक या सेक्शन ए डिस्क्रिप्टिव ऊपर सबसे पहले लिखा हुआ है, और लिखा है एचयू बीएड 104 बीएड फर्स्ट सेमेस्टर एग्जामिनेशन 2022-23, और पेपर का नाम है कंटेम्प्रेरी इंडिया एंड एजुकेशन, सीबीसीएस मोड का है, और इसका जो कोर्स कोड है दैट इज एजू बीएड 104। यहाँ पे इंस्ट्रक्शन में देखिए लिखा हुआ है स्पष्ट, द क्वेश्चन पेपर इज इन 2 सेक्शंस, सेक्शन ए डिस्क्रिप्टिव विल बी ऑफ 15 मार्क्स एंड सेक्शन बी ऑब्जेक्टिव विल बी ऑफ 60 मार्क्स। अर्थात जो क्वेश्चन पेपर है वह दो पार्ट में है, दो भाग में है। पहला जो है वह खंड व्याख्यात्मक है, डिस्क्रिप्टिव है, जो कि 15 अंकों का है। जो दूसरा पार्ट है सेक्शन बी है या खंड ब है, वह क्या है, बहुविकल्पी है, जो कि 60 अंकों का होता है। द सेक्शन ए विल बी डिपॉजिटेड एट द एंड ऑफ एग्जामिनेशन एंड आंसर शीट ऑफ सेक्शन बी विल बी डिपॉजिटेड, और आंसर शीट ऑफ सेक्शन बी क्या होगा, ओएमआर। अर्थात जो खंड अ की परीक्षा है जिसमें आपको डिस्क्रिप्टिव प्रश्नों का उत्तर देना है, लिखना है, वो जो है परीक्षा के अंत में जमा कर लिया जाएगा, और वह परीक्षा 1 घंटे की होती है, तो 1 घंटे के बाद तुरंत जमा कर लिया जाएगा। और रही सेक्शन बी की बात, खंड ब की बात, तो खंड ब का जो प्रश्न है उसके आंसर आपको ओएमआर शीट पे देने होते हैं। आपको क्वेश्चन बुकलेट मिल जाएगा, और आपका जो आंसर है ओएमआर पे आप ABCD में गोला करके आप अपना आंसर दे सकते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। यहाँ पेपर में देखिए टाइम लिखा है 1 आवर, समय 1 घंटे का है, और मैक्सिमम मार्क्स 15 है, अधिकतम अंक 15 है। अनुक्रमांक लिखना है, आपको अपना नाम लिखना है। यहाँ पे नोट में आप देख सकते हैं, ध्यान दीजिए, लिखा है टोटल नंबर ऑफ क्वेश्चंस आर 6, आंसर 3 क्वेश्चंस इन ऑल क्वेश्चंस कैरी इक्वल मार्क्स। कुल 6 प्रश्न दिए गए होंगे आपके प्रश्न पत्र में, और उसमें से किन्हीं 3 प्रश्नों का उत्तर देना है, और सभी प्रश्नों के अंक समान है। तो चूंकि ये 15 नंबर का है डिस्क्रिप्टिव, इसलिए 5-5 अंक सभी प्रश्नों के हैं। कुल 6 प्रश्न दिए रहते हैं, उसमें से किन्हीं 3 प्रश्नों का उत्तर आपको लिखना होता है। जिसकी तैयारी आपकी अच्छी हो उसका उत्तर आपको लिख देना चाहिए। अब प्रश्नों को देखते हैं। जो पहला प्रश्न आया था वो आया था क्वेश्चन नंबर 1, डिस्कस कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ एजुकेशन इन इस्लामिक इरा, अर्थात इस्लामिक काल की शिक्षा की विशेषताओं का वर्णन कीजिए। तो इस प्रश्न का उत्तर आपको लिखना था, और इस प्रश्न के आंसर में इस्लामिक इरा की जो भी एजुकेशनल ऑब्जेक्टिव्स हैं, मीनिंग ऑफ एजुकेशन है, डिसिप्लिन है, करिकुलम है, जो इंस्टीट्यूशन है, मकतब मदरसा या अन्य जो संस्थाएं थी उसके बारे में, मीन्स पूरा डिटेल में आपको हेडिंग डाल करके इसका आंसर लिख देना चाहिए। जो क्वेश्चन नंबर 2 है दैट इज व्हाट वर एम ऑफ एजुकेशन इन बुद्धिस्ट एरा, या बौद्ध काल में शिक्षा के उद्देश्य क्या थे। तो बौद्ध काल में जो शिक्षा के मेन ऑब्जेक्टिव थे, मेजर ऑब्जेक्टिव थे, उनको आपको हेडिंग डाल करके उसका आंसर लिखना चाहिए, जिससे निर्वाण की प्राप्ति हो गई,
या फिर अन्य जो उद्देश्य था, विद्यार्थियों का सर्वांगीण विकास हो गया, या फिर विद्यार्थियों के लिए जो बौद्ध धर्म का प्रचार प्रसार हो गया, जो भी मेन आपको याद रहे एजुकेशनल ऑब्जेक्टिव्स ऑफ बुद्धिस्ट इरा एजुकेशन सिस्टम, उसको आपको लिख देना चाहिए। पॉइंट वाइज लिखिए, हेडिंग डाल के लिखिए, बौद्ध काल में शिक्षा के उद्देश्य क्या थे। क्वेश्चन नंबर 3 है, राइट द मेजर रिकमेंडेशंस ऑफ मैकालेस मिनट 1835, अर्थात मैकाले के घोषणा पत्र के 1835 की प्रमुख संस्तुतियों को लिखिए। तो इसमें भी आपको हेडिंग डाल करके मैकाले मिनट्स के बारे में आपने पढ़ा होगा, उसको जो है आपको पॉइंट वाइज उसकी संस्तुतियां जो थी, जो रिकमेंडेशंस थे, उसको आपको लिख देना चाहिए। द नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 4 इज पॉइंट आउट मेजर रिकमेंडेशंस ऑफ एनईपी 1986, अर्थात राष्ट्रीय शिक्षा नीति 1986 के प्रमुख सुझावों पर भी प्रकाश डालिए। तो इसका भी आंसर आपको लिख देना है पॉइंट वाइज, हेडिंग डाल करके। द नेक्स्ट वन इज व्हाट इज डाउनवर्ड फिल्ट्रेशन थ्योरी डिस्कस, निस्यंदन का सिद्धांत क्या है, वर्णन कीजिए। जब आप मैकालेस मिनट पढ़े होंगे तो उसमें आपने निस्यंदन का सिद्धांत पढ़ा होगा, जिसमें कहा गया था कि जो अपर वर्ग है या अपर क्लास है उसको हम एजुकेशन देंगे, शिक्षा देंगे, और जो शिक्षा है जो जन साधारण है वहां तक फिल्टर होकर या छन कर या निस्यंदन के द्वारा पहुंचेगी। तो इसके बारे में आपको हेडिंग डाल करके इसका वर्णन कर देना चाहिए कि डाउनवर्ड फिल्ट्रेशन थ्योरी क्या है या निस्यंदन का सिद्धांत क्या है। द नेक्स्ट वन इज व्हाट वाज द बेसिक फोकस ऑफ गोखलेज बिल डिस्कस, गोखले बिल का मुख्य केंद्र बिंदु क्या था, वर्णन कीजिए। तो इसको भी आपको जो है पॉइंट वाइज इसका आंसर दे देना चाहिए। अब देखिए यहाँ पे कुल 6 प्रश्न है, इन 6 प्रश्नों में से किन्हीं 3 प्रश्नों का आंसर आपको देना है। यहाँ पे नीचे आप देखिए स्पेस दिया हुआ है, इसी तरह आपके पास स्पेस रहेगा। ये आपका आप देख सकते हैं कि ये लिखा हुआ है पेज जो है, जो क्वेश्चन पेपर है उसके नीचे भी जो स्पेस है वो है पेज नंबर 3। यहाँ से लेकर के आपके पास जो है पेज नंबर 8 तक जो है कुल जगह दिया होता है, अर्थात 2, 2, 4, 5 और 6, लगभग 6 पेज आपके पास होते हैं और 3 प्रश्नों का उत्तर देना होता है। तो आपको जो अपना आंसर शीट है उसको डिवाइड कर लेना चाहिए, चूंकि लगभग 6 पेज हैं। तो 6 पेज में आप कोशिश करिए कि प्रत्येक प्रश्न का उत्तर 2-2 पेज में दे दीजिए, क्योंकि आपको मात्र 3 प्रश्नों का उत्तर देना होता है। अब चले हम मेन चलते हैं ऑब्जेक्टिव या सेक्शन बी पे। जो सेक्शन बी था, ऑब्जेक्टिव प्रश्न था, उसको हम देखते हैं और उसको सॉल्व करने का प्रयास करते हैं। नाउ जिस सेक्शन बी या खंड ब बहुविकल्पी एजुबीएड 104 कंटेम्प्रेरी इंडिया इन एजुकेशन, इसमें आप देखिए टाइम दिया हुआ है 1.5 आवर, मैक्सिमम मार्क्स 60, अर्थात कुछ समय 1.5 घंटे का है, अधिकतम अंक 60 है। दिया है कि पुस्तिका में 40 प्रश्न दिए गए हैं, सभी प्रश्न करने होंगे, प्रत्येक प्रश्न के 1.5 अंक हैं, अर्थात प्रत्येक प्रश्नों के 1.5 अंक है, 1.5 अंक है, और आपको 40 प्रश्न दिए गए हैं, उन 40 प्रश्नों का उत्तर देना है और मैक्सिमम मार्क्स क्या है, 60 है। आपको OMR पे आंसर को ABCD गोला करके देना होता है, क्वेश्चन बुकलेट आपको वापस मिल जाता है। पहला प्रश्न आपकी स्क्रीन पर आ रहा है, व्हाट इज द फुल फॉर्म ऑफ ECCE एज पर NEP 2020, NEP 2020 के अनुसार ECCE का पूर्ण रूप क्या है। और आपके विकल्प हैं, आपके ऑप्शंस हैं, A एजुकेशन ऑफ अ caregivers child in primary grade, एजुकेशन ऑफ ए caregivers child in primary grade, बी है प्राइमरी क्लासेस ऑफ चाइल्ड एजुकेशन, सी है एजुकेशनल क्लास फॉर अर्ली चाइल्डहुड केयर, एंड डी है अर्ली चाइल्डहुड केयर एंड एजुकेशन। तो आपने पढ़ा भी होगा, हम लोगों ने पहले भी चर्चा किया है कि ECCE क्या है, दैट इज अर्ली चाइल्डहुड केयर एंड एजुकेशन। सो हियर इन दिस केस द ऑप्शन डी, जो डी ऑप्शन है आपका, दैट इज द राइट आंसर। ECCE मीन्स अर्ली चाइल्डहुड केयर एंड एजुकेशन। नाउ द क्वेश्चन नंबर 2, प्रश्न संख्या 2, प्रश्न है बाय गिविंग द राइट टू वोट द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया एस्टेब्लिश्ड, मतदान का अधिकार देकर भारत का संविधान स्थापित करता है। ए है सोशल डेमोक्रेसी या सामाजिक लोकतंत्र, बी है पॉलिटिकल डेमोक्रेसी या राजनीतिक लोकतंत्र, और आपके जो विकल्प दिए गए हैं उसमें दिया है ओनली ए, केवल ए, बी है ओनली बी, केवल बी, सी है बोथ ए एंड बी, एंड डी है नाइदर ए नॉर बी। तो डियर स्टूडेंट्स, जो मतदान का अधिकार है, मतदान का अधिकार देकर भारत में कौन सा लोकतंत्र स्थापित किया गया है, दैट इज राजनीतिक लोकतंत्र या पॉलिटिकल डेमोक्रेसी को स्थापित किया गया है। राइट टू वोट इज द कॉन्स्टिट्यूशनल राइट ऑफ इंडिया। तो यहां पे इस तरह से देखा जाए, जो ऑप्शन बी है कि केवल बी, वह सही होगा। मतदान का अधिकार देकर भारत का संविधान स्थापित करता है पॉलिटिकल डेमोक्रेसी या राजनीतिक लोकतंत्र को। सो हियर द बी ऑप्शन इज राइट ऑप्शन। नाउ द नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 3, प्रश्न संख्या 3, प्रश्न है हु डिफाइंड डेमोक्रेसी एज अ
फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट ऑफ द पीपल, फॉर द पीपल एंड बाय द पीपल। किसने लोकतंत्र को लोगों के लिए और लोगों के द्वारा सरकार के रूप में परिभाषित किया है। बहुत ही इंपॉर्टेंट डिफिनेशन है स्टेटमेंट और अक्सर एग्जाम में आता है। आपके ऑप्शन है ए महात्मा गांधी, बी अब्राहम लिंकन, सी जॉन एफ कैनेडी एंड डी जॉर्ज वाशिंगटन। तो डियर स्टूडेंट्स, दिस स्टेटमेंट इज गिवन बाय अब्राहम Lincoln. So here the B option is right option. According to Abraham Lincoln, democracy is the government of the people, for the people and by the people. It is a form of government of the people, for the people and by the people. अब्राहम लिंकन ने कहा कि जो लोकतंत्र है लोगों के लिए, लोगों के द्वारा सरकार है, या इस रूप में उन्होंने परिभाषित करने का प्रयास किया था। नाउ द नेक्स्ट क्वेश्चन, अगला प्रश्न आपकी स्क्रीन पर आ रहा है, दैट इज क्वेश्चन नंबर 4, प्रश्न संख्या 4। प्रश्न है, इन द कंटेक्स्ट ऑफ असेसिंग डेमोक्रेसी विच अमॉन्ग द फॉलोइंग इज ऑड वन आउट डेमोक्रेसी नीड्स टू इंश्योर। अर्थात लोकतंत्र के आकलन के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा विषम है, यह प्रश्न है। एंड योर ऑप्शंस आर, आपके जो ऑप्शन है, ए है फ्री एंड फेयर इलेक्शन, स्वतंत्र और निष्पक्ष चुनाव, बी है डिग्निटी ऑफ इंडिविजुअल या व्यक्ति की गरिमा, सी है मेजॉरिटी रूल या बहुमत नियम, एंड डी है इक्वल ट्रीटमेंट बिफोर लॉ या कानून के समक्ष समान व्यवहार। आप इस प्रश्न को आप थोड़ा ध्यान से पढ़िए। प्रश्न है, इन द कॉन्टेक्स्ट ऑफ असेसिंग डेमोक्रेसी विच अमंग द फॉलोइंग इज ऑड वन आउट। लोकतंत्र के आकलन का संदर्भ में कौन सा विषम है, और कह रहा है कि डेमोक्रेसी नीड्स टू इंश्योर, लोकतंत्र को सुनिश्चित करने की आवश्यकता है। तो फ्री एंड फेयर इलेक्शन की हम बात करते हैं तो है ही। फिर अगला है डिग्निटी ऑफ इंडिविजुअल्स या व्यक्ति की गरिमा की बात है, तो स्वतंत्र और निष्पक्ष चुनाव भी हो गया, व्यक्ति की गरिमा भी हो गया, एंड इक्वल ट्रीटमेंट बिफोर लॉ या कानून के समक्ष समान व्यवहार भी होता है। यहाँ पे जो सी ऑप्शन है दैट इज मेजॉरिटी रूल, यही क्या है, विषम है। यही जो है लोकतंत्र को सुनिश्चित करने की आवश्यकता में जितने ऑप्शंस दिए गए हैं चारों, इसमें से जो विषम है, ऑड वन है, दैट इज मेजॉरिटी रूल। और मेजॉरिटी रूल या बहुमत का जो नियम है, इसमें कहा जाता है कि सिंपली रूल बाय मेजॉरिटी ओपिनियन इज नॉट डेमोक्रेसी। सिर्फ जो है बहुमत के आधार पर कोई नियम बना लेना ही डेमोक्रेसी नहीं है। टू मेक श्योर दैट गवर्नमेंट फंक्शंस टू रिप्रेजेंट जनरल व्यूज, माइनॉरिटी एंड मेजॉरिटी मस्ट वर्क टुगेदर। अर्थात जो माइनॉरिटी है और मेजॉरिटी है दोनों की सहमति होनी चाहिए, सिर्फ बहुमत ही नहीं बल्कि जो अल्पमत है और बहुमत है, मेजॉरिटी और माइनॉरिटी दोनों की सहमति जब होती है तब लोकतंत्र चलता है। इसलिए लोकतंत्र को सुनिश्चित करने के लिए आवश्यकता है कि बहुमत और अल्पमत दोनों का जो नियम हो या दोनों की सहमति हो। सो हियर द सी ऑप्शन इज द राइट ऑप्शन। इस केस में जो सी ऑप्शन है वह सही है। अगला प्रश्न क्वेश्चन नंबर 5, प्रश्न संख्या 5। प्रश्न है, कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ ए डेमोक्रेटिक कंट्री इज, एक लोकतंत्रात्मक देश की विशेषता है। एंड योर ऑप्शंस आर, ए हैव सिस्टम ऑफ गवर्नमेंट, एक सरकारी प्रणाली का होना, बी पीपल पार्टिसिपेट इन द डिसीजन मेकिंग, लोगों के निर्णय में सहभागिता होना, सी हैव अ कॉन्स्टिट्यूशन या एक संविधान का होना, एंड डी ऑल ऑफ द एबव या उपरोक्त सभी। तो डियर स्टूडेंट्स, इस प्रश्न के जितने भी ऑप्शन दिए हैं, प्रश्न है एक लोकतांत्रिक देश की विशेषता है, कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ अ डेमोक्रेटिक कंट्री इज, तो यहाँ पे ए ऑप्शन एक सरकारी प्रणाली का होना या हैव सिस्टम ऑफ गवर्नमेंट सही है। पीपल पार्टिसिपेट इन द डिसीजन मेकिंग, लोगों का के निर्णय में सहभागिता हो, ये भी सही है। हैव अ कॉन्स्टिट्यूशन, एक संविधान हो, यह भी सही हो। सो इन दिस वे हियर द डी ऑप्शन इज राइट ऑप्शन, उपरोक्त सभी। नाउ द नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 6, प्रश्न संख्या 6। प्रश्न संख्या 6 कहता है, नेशनल मिशन फॉर एम्पावरमेंट ऑफ वीमेन वाज लॉन्च्ड ऑन, महिलाओं के सशक्तिकरण के लिए राष्ट्रीय मिशन शुरू किया गया था। और आपके विकल्प हैं, आपके ऑप्शंस दिए गए हैं, ए 15 अगस्त 2010 या 15 अगस्त 2010, बी है 15 अगस्त 2011 15 अगस्त 2011, सी 15 अक्टूबर 2010 15 अक्टूबर 2010, या डी है 15 अक्टूबर 2011 या 15 अक्टूबर 2011। तो डियर स्टूडेंट्स, यहाँ पे जो राइट ऑप्शन हो क्या है, नेशनल मिशन फॉर एम्पावरमेंट ऑफ वीमेन वाज लॉन्च्ड ऑन 15 अगस्त 2011। सो बी ऑप्शन जो है यहाँ पे, बी ऑप्शन इज राइट ऑप्शन। 15 अगस्त 2011 को महिलाओं के सशक्तिकरण के लिए राष्ट्रीय मिशन को शुरू किया गया था। अब यह किसके द्वारा शुरू किया गया था? ऑन 15 अगस्त इट इज स्टार्टेड बाय गवर्नमेंट ऑफ इंडिया विथ एम टू स्ट्रेंथन overall process
दैट प्रमोट्स ऑल राउंड डेवलपमेंट ऑफ वीमेन, अर्थात वीमेन या महिलाओं के लिए के ऑल राउंड डेवलपमेंट के लिए, उनके सशक्तिकरण के लिए 15 अगस्त 2011 को भारत सरकार के द्वारा इस मिशन को प्रारंभ किया गया था। नाउ द नेक्स्ट क्वेश्चन, अगला प्रश्न जो है दैट इज क्वेश्चन नंबर 7 है, प्रश्न संख्या 7। प्रश्न संख्या 7 कहता है Which of the following scheme provides education to girls and their welfare? निम्नलिखित में से कौन सी योजना बालिकाओं को शिक्षा व एवं उनकी सुरक्षा प्रदान करती है? और आपके विकल्प हैं ए वन स्टॉप सेंटर स्कीम, बी उज्ज्वला, सी स्वाधार स्कीम एंड डी बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ। तो यह नाम से ही स्पष्ट है कि कौन सी योजना है जो बालिकाओं को शिक्षा उनको सुरक्षा प्रदान करती है, दैट इज बेटी बचाओ एंड बेटी पढ़ाओ योजना। और यदि इस योजना की हम लोग बात करते हैं तो यह योजना जो है सेंट्रल गवर्नमेंट की योजना है। आवर प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी अनवील द बेटी बचाओ एंड बेटी पढ़ाओ, जिसको हम लोग बीबी स्कीम भी कहते हैं, इन पानीपत हरियाणा ऑन 22 जनवरी 2015। तो कब स्टार्ट हुआ है? 2015 में हुआ था। द सच एज जेंडर बेस्ड अबॉर्शन एंड टू प्रमोट गर्ल चाइल्ड एजुकेशन थ्रू आउट द वर्ल्ड नेशन। और इसका जो एम था, इसका जो लक्ष्य था वो क्या था कि बेटियों को बचाना भी, और बेटियों का क्या है जो जेंडर बेस्ड अबॉर्शन होता है या जो लिंग के आधार पे जो गर्भपात कराया जाता है या अबॉर्शन होता है उसको रोकना, और साथ ही साथ बालिकाओं को शिक्षा प्रदान करना, एक अच्छी शिक्षा प्रदान करना भी इसका उद्देश्य था बेटी बचाओ और बेटी पढ़ाओ योजना का। और कब लॉन्च हुआ? 2015 में भारत सरकार के द्वारा लॉन्च होता है। सो हियर द डी ऑप्शन इज राइट ऑप्शन। नाउ द नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 8, प्रश्न संख्या 8। प्रश्न है साक्षर भारत मिशन फॉर फीमेल लिटरेसी वाज लॉन्च्ड इन द ईयर। महिला साक्षरता के लिए साक्षर भारत मिशन की शुरुआत कब हुई? एंड योर ऑप्शंस आर, आपके विकल्प हैं ए 2008, बी 2009, सी 2007 एंड डी 2010। तो यह कब लॉन्च हुआ था डियर स्टूडेंट्स? महिला साक्षरता के लिए साक्षर भारत मिशन की शुरुआत कब हुई? दैट वाज स्टार्टेड इन 8 सितंबर 2009। 8 सितंबर 2009 को स्टार्ट हुआ था। साक्षर भारत मिशन was launched on 8 September 2009 as a centrally sponsored scheme. It is nationwide literacy scheme of the Indian Department for School Education and Literacy, that is DSEL, focusing on increasing women literacy in our country or women literacy in India. So here in this way the B option is right option 2009। कब लॉन्च हुआ? 8 सितंबर 2009 को महिला साक्षरता के लिए साक्षर भारत मिशन की शुरुआत की गई थी। नाउ द नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 9, प्रश्न संख्या 9। प्रश्न है व्हिच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ए कॉज ऑफ वीमेन लो लिटरेसी इन इंडिया। निम्नलिखित में से कौन सा भारत में महिलाओं के कम साक्षरता का कारण नहीं है? ये लॉ नहीं होगा बल्कि LOW लो होना चाहिए। और योर ऑप्शंस आर ए डाउरी सिस्टम या दहेज प्रथा, बी पॉवर्टी या गरीबी, सी पुअर स्कूल एनवायरनमेंट या खराब विद्यालय पर्यावरण, डी है विमेन्स इंटरेस्ट इन एजुकेशन या शिक्षा में महिलाओं की रुचि। तो क्या प्रश्न है? निम्नलिखित में से कौन सा भारत में महिलाओं के कम साक्षरता का कारण नहीं है? तो कौन सा कम नहीं है? दहेज प्रथा है, गरीबी है, खराब विद्यालय पर्यावरण है, लेकिन विमेन्स इंटरेस्ट इन एजुकेशन या शिक्षा में महिलाओं की रुचि यह जो है कम साक्षरता का कारण नहीं, बल्कि इसकी वजह से साक्षरता महिलाओं की बढ़ती है। सो हियर द डी ऑप्शन इज राइट ऑप्शन, शिक्षा में महिलाओं की रुचि या इंटरेस्ट ऑफ विमेन इन द एजुकेशन। नाउ द नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 10, प्रश्न संख्या 10। प्रश्न है Which of the following is or are objective of women education? निम्नलिखित में से कौन महिला शिक्षा का उद्देश्य है या है? And your options are A to prevent violence and other critical issues on women, महिलाओं पर हिंसा और अन्य महत्वपूर्ण मुद्दों को रोकने के लिए। B है टू क्रिएट अवेयरनेस ऑफ राइट्स एंड लॉज फॉर वीमेन, महिलाओं के अधिकारों एवं कानूनों के बारे में जागरूकता उत्पन्न करना। सी है टू क्रिएट अ सोसाइटी विथ जेंडर इक्वलिटी या लैंगिक समानता वाले समाज का निर्माण करना। एंड डी है उपरोक्त सभी या ऑल ऑफ द एबव। तो डियर स्टूडेंट्स, यहाँ पे प्रश्न जो है कि कौन महिला शिक्षा का उद्देश्य है या है,
तो सभी महिला शिक्षा के उद्देश्य है, चाहे महिलाओं पर हिंसा और अन्य महत्वपूर्ण मुद्दों को रोकने की बात हो, या टू क्रिएट अवेयरनेस ऑफ राइट्स एंड लॉज फॉर वीमेन हो, या टू क्रिएट अ सोसाइटी विद जेंडर इक्वलिटी या लैंगिक समानता वाले समाज का निर्माण करना हो। सो हियर इन दिस वे द डी ऑप्शन इज राइट ऑप्शन, ऑल ऑफ द एबव। नाउ द नेक्स्ट क्वेश्चन, अगला प्रश्न आपकी स्क्रीन पर आ रहा है, दैट इज क्वेश्चन नंबर 11, प्रश्न संख्या 11। प्रश्न है विच कंट्री हैज अ फ्लेक्सिबल कॉन्स्टिट्यूशन, किस देश का जो संविधान है वह लचीला संविधान माना जाता है। और आपके ऑप्शंस हैं, आपके विकल्प हैं, ए इंडिया या भारत, बी है अमेरिका, सी है चाइना एंड डी है यूनाइटेड किंगडम। तो डियर स्टूडेंट्स, आप सभी लोग तैयारी करने वाले विद्यार्थी हैं, आपको पता भी होगा इसका आंसर। विच कंट्री है जो फ्लेक्सिबल कॉन्स्टिट्यूशन, किस देश का संविधान लचीला है, वह है यूनाइटेड किंगडम या यूके का संविधान। जो यूनाइटेड किंगडम का संविधान है उसको हम लचीला संविधान कहते हैं। द यूनाइटेड किंगडम हैज अ फ्लेक्सिबल कॉन्स्टिट्यूशन, इट इज सो बिकॉज द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ द यूनाइटेड किंगडम इज नॉट कोडिफाइड एंड इज अनरिटन। क्या है, जो यूके का संविधान है, यूनाइटेड किंगडम का संविधान है, वह कोडिफाइड भी नहीं है और लिखित भी नहीं है, दैट इज अनरिटन एंड अनकोडिफाइड एंड नॉट कोडिफाइड। सो हियर द डी ऑप्शन इज राइट ऑप्शन। जो फ्लेक्सिबल है, यूनाइटेड किंगडम हैज अ फ्लेक्सिबल कॉन्स्टिट्यूशन। जो यूनाइटेड किंगडम का संविधान है वो क्या है, एक लचीला संविधान माना जाता है। अगला प्रश्न आपकी स्क्रीन पर क्वेश्चन नंबर 12 या प्रश्न संख्या 12। प्रश्न है व्हाट डज द प्रेम्बल ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन इज प्रोवाइडिंग टू इंडियन सिटीजन, भारतीय नागरिकों को संविधान की प्रस्तावना क्या प्रदान कर रही है। एंड योर ऑप्शंस आर ए इनकम एंड अपॉर्चुनिटी अर्थात आय और अवसर, बी इक्वलिटी एंड अपॉर्चुनिटी समानता और अवसर, सी है न्याय और रोजगार या जस्टिस एंड एम्प्लॉयमेंट, एंड डी है इनकम एंड एम्प्लॉयमेंट अर्थात आय और रोजगार। तो डियर स्टूडेंट्स, यहाँ पे जो हमारे संविधान का प्रस्तावना है, प्रेम्बल है, उससे प्रश्न है। और जब संविधान की प्रस्तावना पढ़ेंगे तो प्रेम्बल की बात करेंगे तो प्रेम्बल क्या सिक्योर करता है, ये पूछा जा रहा है। द प्रेम्बल सिक्योर टू ऑल सिटीजन्स ऑफ इंडिया इक्वलिटी ऑफ स्टेटस एंड अपॉर्चुनिटी। तो इक्वलिटी ऑफ स्टेटस एंड अपॉर्चुनिटी की बात करता है। सो हियर द बी ऑप्शन इज राइट ऑप्शन, इक्वलिटी एंड अपॉर्चुनिटी या समानता और अवसर। जो हमारे संविधान की प्रस्तावना है वो हमारे देश के नागरिकों को क्या प्रदान करती है, इक्वलिटी ऑफ स्टेटस प्रदान करती है, समानता प्रदान करती है और साथ साथ अपॉर्चुनिटी या अवसर भी प्रदान करती है। सो हियर द बी ऑप्शन इज द राइट ऑप्शन। नाउ द नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 13, प्रश्न संख्या 13। प्रश्न है फ्रॉम विच ईयर राइट टू एजुकेशन एक्ट दैट इज आरटीई एक्ट केम इनटू इफेक्ट, शिक्षा का अधिकार अधिनियम आरटीई एक्ट किस वर्ष से लागू हुआ, यह प्रश्न है। एंड योर ऑप्शंस आर ए 2009, बी 2010, सी 2011 एंड डी 2001। तो शिक्षा का अधिकार डियर स्टूडेंट्स कब से लागू हुआ है, आप लोगों ने पढ़ा भी होगा कब से, दैट इज स्टार्टेड फ्रॉम 2010। बी ऑप्शन इज द राइट ऑप्शन। आर्टिकल 21 ए and the RTE that is Right to Education Act came into effect from 1st April। कब से आया, 1st April 2010। 1st April 2010। The title of the RTE Act incorporates the words free and compulsory education। जो RTE Act है, शिक्षा का अधिकार अधिनियम है, उसके अंतर्गत विद्यार्थियों को फ्री एंड कंपल्सरी एजुकेशन अर्थात शुल्क मुक्त या किसी भी प्रकार का शुल्क मुक्त हो और साथ साथ अनिवार्य हो, शुल्क मुक्त और अनिवार्य शिक्षा की ये बात करता है। फॉर ऑल चिल्ड्रन इन द एज ग्रुप ऑफ 6 to 14 ईयर्स एज अ फंडामेंटल राइट्स। और इसमें कहा जाता है कि 6 से लेकर के 14 वर्ष के बच्चों के लिए जो है शिक्षा का अधिकार अधिनियम निःशुल्क और अनिवार्य शिक्षा का प्रावधान करता है। कब से लागू हुआ, 1 अप्रैल 2010 से लागू हुआ। अगला प्रश्न है क्वेश्चन नंबर 14। अकॉर्डिंग टू आरटीई एक्ट 2009 पेरेंट्स और गार्जियंस ऑफ चिल्ड्रन नीड टू ज्वाइन देयर चिल्ड्रन इन ए स्कूल कंपल्सरी एट व्हाट एज शुड दे ज्वाइन। आरटीई अधिनियम 2009 के अनुसार बच्चों के माता पिता या अभिभावक को अपने बच्चों को स्कूल में अनिवार्य रूप से किस उम्र में शामिल करना चाहिए। अभी इसी की हम लोग चर्चा पिछले क्वेश्चन में कर रहे थे। एंड योर ऑप्शंस आर ए हियर 7 ईयर्स, बी 8 ईयर्स, सी 6 ईयर्स एंड डी 5 ईयर्स। तो जो शिक्षा का अधिकार अधिनियम है वह जो है 6 से 14 वर्ष के बच्चों को फंडामेंटल राइट के रूप में शिक्षा का अधिकार प्रदान करता है। तो यहाँ पे जो सी ऑप्शन होगा दैट इज द राइट ऑप्शन फ्रॉम
6 ईयर्स। जब 6 साल का बच्चा हो जाए तो यह अभिभावक के लिए या माता पिता के लिए अनिवार्य है कि अपने बच्चे को स्कूल में भेजें और उसका नामांकन कराएं। अगला प्रश्न है क्वेश्चन नंबर 15, प्रश्न संख्या 15। प्रश्न है इन विच पार्ट ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया वी फाइंड द प्रोविजन रिलेटिंग टू सिटीजनशिप। भारतीय संविधान के किस भाग में हमें नागरिकता से संबंधित प्रावधान मिलते हैं? और योर ऑप्शंस आर ए पार्ट 1 या भाग 1, बी पार्ट 2 या भाग 2, सी पार्ट 7 या भाग 7 एंड डी पार्ट 9 या भाग 9। तो डियर स्टूडेंट्स, आप सभी लोग इसका आंसर हो सकता है जानते हो। ये क्या है? भारतीय संविधान के किस भाग में हमें नागरिकता से संबंधित प्रावधान मिलते हैं? दैट इज इन पार्ट 2 या भाग 2 में हमें नागरिकता से संबंधित जो है संविधान मिलते हैं। इन द कॉन्स्टिट्यूशन प्रोविजंस रिलेटेड टू द सिटीजनशिप आर इन पार्ट 2 या भाग 2 में आर्टिकल 5 to 11 अर्थात जो अनुच्छेद 5 से लेकर के 11 है, दैट डील्स विद द सिटीजनशिप, वह सिटीजनशिप से संबंधित है। तो पार्ट 2 और आर्टिकल 5 से लेकर के 11 या जो अनुच्छेद 5 से 11 है वह जो है सिटीजनशिप से संबंधित है। सो हियर द बी ऑप्शन इज द राइट ऑप्शन। नाउ द नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 16 या प्रश्न संख्या 16। प्रश्न है विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ए क्राइटेरिया फॉर इंक्वायरिंग सिटीजनशिप ऑफ इंडिया सब्जेक्ट टू द अदर कंडीशंस। निम्नलिखित में से कौन अन्य शर्तों के अधीन भारत की नागरिकता प्राप्त करने का मानदंड नहीं है? और आपके ऑप्शंस हैं, आपके विकल्प हैं, ए नेचुरलाइजेशन या जिसको समीकरण कहते हैं, बी है बर्थ बाय बर्थ या जन्म के द्वारा, सी है रजिस्ट्रेशन या पंजीकरण के द्वारा, डी है इथनिक आइडेंटिटी या जाति पहचान के द्वारा। तो प्रश्न को ध्यान से पढ़िए। निम्नलिखित में से कौन सा अन्य शर्तों के अधीन भारत में नागरिकता प्राप्त करने का मानदंड नहीं है पूछ रहा है। और ऑप्शन है नेचुरलाइजेशन या समीकरण या देसीकरण जिसको बोलते हैं, तो यह होता है बाय बर्थ या जन्म के द्वारा भी होता है, बाय रजिस्ट्रेशन या पंजीकरण के द्वारा होता है, लेकिन बाय इथनिक आइडेंटिटी या जाति पहचान के द्वारा नहीं होता है। सो हियर द डी ऑप्शन इज द राइट ऑप्शन। इंडियन सिटीजनशिप कैन बी एक्वायर्ड बाय 4 ways अकॉर्डिंग टू सिटीजनशिप एक्ट 1955। और 4 तरीके कौन कौन से हैं भारतीय नागरिकता प्राप्त करने के? वो है पहला जन्म के द्वारा या बर्थ के द्वारा, दूसरा डिसेंट या वंश के द्वारा या पीढ़ी के द्वारा, तीसरा रजिस्ट्रेशन या रजिस्ट्रेशन के द्वारा, और फिर है नेचुरलाइजेशन या फिर देसीकरण के द्वारा। तो यहाँ पे जो डी ऑप्शन होगा, डी ऑप्शन इज द राइट ऑप्शन। नाउ द नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 17, प्रश्न संख्या 17। प्रश्न है विच कंट्री एक्सेप्टेड द पॉलिसी ऑफ डुअल सिटीजनशिप। किस देश ने दोहरी नागरिकता की नीति को स्वीकार किया है? और आपके ऑप्शंस हैं ए भारत, बी कनाडा, सी ऑस्ट्रेलिया एंड डी यूएसए। तो डियर स्टूडेंट्स, यू नो अबाउट इट। किस देश ने दोहरी नागरिकता की नीति को स्वीकार किया है? दैट इज यूएसए या अमेरिका ने, यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका ने। सो हियर द डी ऑप्शन इज राइट ऑप्शन। जो संयुक्त राष्ट्र अमेरिका है वहां पे दोहरी नागरिकता की नीति को स्वीकार किया गया है। सो हियर द डी ऑप्शन इज राइट ऑप्शन। किस देश ने दोहरी नागरिकता की नीति को स्वीकार किया? अमेरिका ने दोहरी नागरिकता की नीति को स्वीकार किया है। अगला प्रश्न है प्रश्न संख्या 18, क्वेश्चन नंबर 18। क्वेश्चन इज सिटीजनशिप एंड्स व्हेन द नंबर ऑफ कंसेक्यूटिव ईयर्स ऑफ स्टे आउट। नागरिकता समाप्त हो जाती है जब लगातार बाहर रहने के वर्षों की संख्या होती है। 5 ईयर्स या 5 वर्ष, 9 ईयर्स या 9 वर्ष, 3 ईयर्स या 3 वर्ष एंड डी 7 ईयर्स या 7 वर्ष। तो डियर स्टूडेंट्स, कब नागरिकता समाप्त हो जाएगी? यदि आप लगातार जो है कितने वर्षों तक देश से बाहर रहें, दैट इज 7 ईयर्स। अगर आप लगातार 7 साल जो है देश से बाहर रहते हैं तो आपकी देश की नागरिकता समाप्त हो जाती है। सिटीजनशिप हैज बीन ऑर्डिनरली रेजिडेंट आउट ऑफ इंडिया फॉर कंटिन्यूअस पीरियड ऑफ 7 ईयर्स। जो सिटीजनशिप जो है वह समाप्त होती है यदि लगातार आप 7 वर्ष तक जो है देश से बाहर रहते हैं। सो हियर द डी ऑप्शन इज द राइट ऑप्शन। नाउ द नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 19, प्रश्न संख्या 19। प्रश्न है विच ऑफ द फॉलोइंग इज रिस्पॉन्सिबल फॉर मेंटेनिंग यूनिटी ऑफ द कंट्री। निम्नलिखित में से कौन देश की एकता बनाए रखने के लिए जिम्मेदार है? और आपके विकल्प हैं ए नेशनल इंटीग्रेशन काउंसिल या राष्ट्रीय एकता परिषद, बी है अखिल भारतीय विकास परिषद या ऑल इंडिया काउंसिल फॉर डेवलपमेंट, सी है ऑल इंडिया यूनियन या अखिल भारतीय संघ एंड डी इज नेशनल यूनियन ऑफ स्टूडेंट्स या छात्रों का राष्ट्रीय संघ। तो डियर स्टूडेंट्स, निम्नलिखित में से कौन सी देश की एकता को बनाए रखने के लिए जिम्मेदार है? तो देश की एकता को बनाए रखने के लिए जो जिम्मेदार है दैट इज
NIC और नेशनल इंटीग्रेशन काउंसिल इज रिस्पॉन्सिबल फॉर मेंटेनिंग यूनिटी ऑफ द कंट्री। और NIC की हम लोग बात करें तो द NIC वाज कंस्टिट्यूटेड एंड हेल्ड इट्स फर्स्ट मीटिंग इन 1962। तो यहाँ पे जो ए ऑप्शन है, ए ऑप्शन इज द राइट ऑप्शन। नेशनल इंटीग्रेशन काउंसिल या NIC या राष्ट्रीय एकता परिषद देश की एकता को बनाए रखने के लिए जिम्मेदार है। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 20। अगला प्रश्न जो है प्रश्न संख्या 20। प्रश्न है नेशनल इंटीग्रेशन डे इज सेलिब्रेटेड ऑन डैश एंड बर्थ एनिवर्सरी ऑफ डैश। राष्ट्रीय एकता दिवस खालिस्तान को जयंती पर मनाया जाता है। कहने का प्राय है कि कब और किसकी जयंती पर राष्ट्रीय एकता दिवस मनाया जाता है, यह प्रश्न है। और आपके विकल्प हैं ए 11 अक्टूबर पंडित जवाहरलाल नेहरू, बी 19 नवंबर इंदिरा गांधी, सी 30 नवंबर लाल बहादुर शास्त्री, 13 नवंबर लाल बहादुर शास्त्री, और जो चौथा है 31 अक्टूबर महात्मा गांधी या 31 अक्टूबर महात्मा गांधी की जयंती पे। तो डियर स्टूडेंट्स, किसकी जयंती पर जो है राष्ट्रीय एकता दिवस मनाया जाता है? इंदिरा गांधी जी की जयंती पर राष्ट्रीय एकता दिवस मनाया जाता है। सो हियर द बी ऑप्शन इज द राइट ऑप्शन। 19 नवंबर या 19 नवंबर इंदिरा गांधी, जो बी विकल्प है दैट इज द राइट ऑप्शन। नेशनल इंटीग्रेशन डे इज ऑब्जर्व्ड ऑन 19 नवंबर एवरी ईयर to mark the birth anniversary of the first women prime minister of India, that is इंदिरा गांधी। तो राष्ट्रीय एकता दिवस 19 नवंबर को श्रीमती इंदिरा गांधी जी की जयंती पर मनाया जाता है। सो हियर बी ऑप्शन इज द राइट ऑप्शन। डियर स्टूडेंट्स, इस तरह से हम लोगों ने आज के इस क्लास में सबसे पहले देखा कि कौन कौन से सब्जेक्टिव प्रश्न पूछे गए थे। उन 6 प्रश्नों को हम लोगों ने देखा, और उसके बाद जो है जो ऑब्जेक्टिव या पार्ट बी में जो बहुविकल्पी प्रश्न पूछे गए थे, उन प्रश्नों में से 40 प्रश्नों में से हम लोगों ने 20 प्रश्नों को सॉल्व करने का प्रयास आज की क्लास में इस वीडियो में किया। जो 20 प्रश्न बचे हैं उनको हम लोग अगले कक्षा में, अगले क्लास में, अगले वीडियो में सॉल्व करेंगे। तब तक के लिए आप सभी लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक्स फॉर वॉचिंग, थैंक्स टू ऑल ऑफ यू। डियर स्टूडेंट्स, प्लीज लाइक, शेयर एंड कमेंट ऑन द वीडियो। आप इस वीडियो को लाइक कीजिए और साथ साथ इस वीडियो को अपने फ्रेंड सर्कल में शेयर भी कीजिए, जिससे कि वे भी इस वीडियो का लाभ उठा सकें। और साथ साथ आप इस पर कमेंट्स भी कर सकते हैं। कमेंट्स के द्वारा यदि आपका कोई बहुमूल्य सुझाव है या कोई प्रश्न है या कोई समस्या है तो आप हम तक पहुंचाइए। हम आपके प्रश्नों का उत्तर देने का प्रयास करेंगे, आपकी समस्याओं का समाधान करने का प्रयास करेंगे, और साथ साथ जो भी आपके बहुमूल्य सुझाव होंगे उन सुझावों पर अनुपालन भी करने का प्रयास करेंगे। सो प्लीज लाइक, शेयर एंड कमेंट ऑन द वीडियो। आल्सो सब्सक्राइब द चैनल। डियर स्टूडेंट्स, यदि आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो आप चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, जिससे कि आप प्लेलिस्ट में जाकर के अपने कोर्स से रिलेटेड अपनी आवश्यकता के अनुसार वीडियोस को सर्च कर पाएँ, देख पाएँ, ढूंढ पाएँ। इसके लिए जरूरी है कि आप चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, और साथ ही साथ जहां पर सब्सक्राइब लिखा है उसके बगल में घंटी का आकार है बना है, बेल का आइकन बना है, उस आइकन को प्रेस कीजिए। उसको दबाने पर कुछ ऑप्शंस आते हैं, उसमें से आप ऑल के ऑप्शन को सिलेक्ट कर लीजिए। इससे यह होगा कि आपके कोर्स से रिलेटेड जितने भी नए एजुकेशनल वीडियो आएंगे उसकी नोटिफिकेशन आपको समय से मिल जाएगी, उसकी सूचना आपको समय से मिल जाएगी, और आपका कोई भी वीडियो मिस नहीं होगा। तो डियर स्टूडेंट्स, प्लीज लाइक, शेयर एंड कमेंट ऑन द वीडियो। आल्सो सब्सक्राइब द चैनल एंड प्रेस द बेल आइकन ऑल। आप सभी लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद। अगली क्लास में, अगली वीडियो में हम सभी लोग अन्य जो 20 प्रश्न बचे हुए हैं उनको सॉल्व करने का प्रयास करेंगे। तब तक के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।